हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे। तो जो पहला टॉपिक होगा वो कल का आधा पार्ट जो छूट गया था, हम लोग कल पढ़ रहे थे जनरेशन। तो जनरेशन में हमने कल हार्डवेयर वाइज पढ़ा था, ठीक, जिसमें हमने बात की कंप्यूटर पहली जनरेशन वाला वैक्यूम ट्यूब पे काम करता था, अगली जनरेशन आई ट्रांजिस्टर वाली हो गई, थर्ड जनरेशन में आईसी यूज हुआ, फोर्थ में एलएसआई, फिफ्थ में वीएलएसआई। तो ये सारी जनरेशन जो पढ़ी थी हमने वो मशीन के अकॉर्डिंग, हार्डवेयर के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या बदलाव आए हैं कंप्यूटर में। आज जो हम जनरेशन पढ़ेंगे वो सॉफ्टवेयर वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे हमने पहले भी बात कर रखी थी, सॉफ्टवेयर का मतलब कंप्यूटर के निर्देश जो कंप्यूटर में लोड किए जाते हैं, जिनके आधार पर कंप्यूटर कोई क्रियाएं करता है। तो सॉफ्टवेयर में निर्देश लिखे जाते हैं। तो निर्देश लिखने के लिए आज हम कंप्यूटर में अंग्रेजी की भाषाओं का यूज करते हैं। जो लोग कंप्यूटर अवेयर हैं वो उनको पता है, चाहे सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, कोई सी भी हो, उसमें कोडिंग हम किस भाषा में करते हैं? इंग्लिश में करते हैं। और हमने आपको बताया था कंप्यूटर की भाषा 0 और 1 की होती है। तो अभी हम ये बात करने जा रहे हैं कि जब शुरू में कंप्यूटर बनाया गया होगा तब उसमें निर्देश किस तरीके से दिए गए, किस भाषा में दिए गए, उसके बाद कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सी आई और आज क्या चल रही है। तो जब हम सॉफ्टवेयर वाइज जनरेशन पढ़ते हैं तो कंप्यूटर की भाषाओं की जनरेशन पढ़ते हैं। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इससे तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए, जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन मानी जाती है इसको हम कहते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर की जो पहली भाषा, जब नया नया कंप्यूटर बना तो उसमें जो भाषा यूज होती थी वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी, यानी मशीन की खुद की भाषा, जिसको मशीन समझता है। तो कहते हैं इस भाषा में कंप्यूटर में कुछ भी करना होता था तो उस प्रॉब्लम को पहले हम 0-1 में कन्वर्ट करते थे, खुद कन्वर्ट करते थे। कॉपी पेन लेके पेपर पे उसको हमने 0-1 में कन्वर्ट किया और जब वो पूरी प्रॉब्लम मशीन की भाषा यानी 0-1 में हम कन्वर्ट कर लेते थे तब कंप्यूटर में लिखते थे। अच्छा, कंप्यूटर के लिए बड़ा इजी हो जाता था क्योंकि आपने कंप्यूटर की ही भाषा में लिखा है, उसको तुरंत समझ जाता था, तुरंत प्रोसेस कर देता था। तो कंप्यूटर की जो पहली भाषा थी वो कौन सी थी? मशीन लैंग्वेज थी। और इसमें सारे का सारा डेटा, सारे के सारे निर्देश कुछ भी कंप्यूटर में दिए जाते थे तो कंप्यूटर की ही भाषा यानी 0 और 1 की भाषा में दिए जाते थे। अगर इसको लिखा जाए तो कहते हैं इन दिस लैंग्वेज all the data and instructions were given to computer in machine codes, that is 0 and 1। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये बाइनरी नंबर्स हैं। देखिए, लिखवाने का तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या फायदा, हमारा जो CCC है वो ऑब्जेक्टिव है, तो हमें टू दी पॉइंट सिर्फ जानना होता है। तो इसमें आप बस इतनी बात जानिए कि कंप्यूटर की जो पहली जनरेशन है जिसको हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इस भाषा में सारे डेटा और सारे निर्देश कंप्यूटर को मशीन के कोड में ही दिए जाते थे। और मशीन के कोड कौन से होते हैं? 0 और 1 होते हैं, जिनको हम बाइनरी नंबर कहते हैं। अब आप लोग कॉपी में फट से उतार लीजिए तो हम अगली बात बताते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने अभी बात की मशीन लैंग्वेज, तो मान लीजिए इसमें अगर हमें 2+2 अगर करना हो और भाषा हम यूज करें कौन सी? मशीन लैंग्वेज, तो हम भैया 2 तो लिख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर इस 2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, जो कि बड़ा आसान काम होता है। हम आपको एक टॉपिक देंगे नंबर सिस्टम,
जिसमें आपको मैं 2 मिनट में सिखा दूंगा, किसी भी बड़े से बड़े नंबर को आप फट से बाइनरी में कन्वर्ट कर लोगे, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा आप लोगों को सीखने में। फिलहाल वो बात की बात है, वो कैसे होता है कन्वर्ट ये हम आगे सीखेंगे। अभी आप ये जानो कि पहले जनरेशन में जब कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम देनी होती थी तो उस प्रॉब्लम को हम ऑन दी पेपर एंड पेन उसको हम 0-1 में ट्रांसलेट करते थे। तो वैल्यूज़ को तो 0-1 में बदलना बड़ा आसान काम है। अब जो टफ काम था इन सिंबलों को बदलना, इन निर्देशों को बदलना। तो मान लीजिए किसी तरीके से हमने 0-1 करके हमने निर्देश दिया कंप्यूटर को। अच्छा, कंप्यूटर के लिए बड़ा आसान हो गया, ये उसी की भाषा में लिखा हुआ है, फट से समझ जाएगा, और ये आंसर भी देता था तो 0-1 में ही देता था। तो हम आंसर भी नहीं जान पाते थे कि आया क्या है। तब इस आंसर को जब हम अपनी भाषा में बदलते थे तब हमें पता लगता था कि 4 आया। तो ऐसी भाषा थी आपकी मशीन लैंग्वेज। अच्छा, अब जब हम कंप्यूटर की अगली पीढ़ी में पहुंचे, यानी कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन में पहुंचे, तो मशीन लैंग्वेज को हटा दिया गया। आ गई कौन सी भाषा? असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, आप लोगों को पता होगा असेंबली का मतलब सभा होता है। तो सभा कोई अकेले बैठ के नहीं होती, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे, मिलके बातचीत करेंगे, तब तो एक सभा होगी। यानी इसका जो नाम रखा गया है, इसके पीछे रीज़न यही होगा कि इसमें एक ही चीज़ नहीं, कई चीज़ों को मिलाया गया होगा। तो देखिए इस पे हम थोड़ा सा बात कर लें, फिर आपको लिखवाते हैं हम। असेंबली लैंग्वेज में क्या है, मान लीजिए यही काम आपको करना है, बट आपको मशीन लैंग्वेज में नहीं, असेंबली में करना है। तो असेंबली में क्या हुआ कि आपको वैल्यू तो अभी 0-1 में ही देनी है, जो मैंने आपको बताया कि बड़ा आसान काम होता है किसी भी नंबर को 0-1 में बदलना। जो कठिन काम था इन सिंबल, इन क्रियाओं को 0-1 में बदलना, तो अब आपको वो टेंशन नहीं है। असेंबली लैंग्वेज में हर क्रिया के लिए इंग्लिश के छोटे छोटे कोड बनाए गए, जिनको हमने कहा था निमोनिक्स। इन कोडों को हमने कहा निमोनिक्स। ये अंग्रेजी के बने बनाए कोड थे, हमने रट लिया। जैसे मुझे याद है, मैंने पढ़ाई है, जब हमें जोड़ना होता था तो उसके लिए कोड आया था ऐड। अब हम ऐड लिख के दे दें कंप्यूटर में, फट से उसको प्रोसेस कर देगा और इस नंबर को तो हम बदल लेंगे आसानी से। तो जो कठिनाई थी मशीन लैंग्वेज वाली कि इन क्रियाओं को 0-1 में लिखना है, उन क्रियाओं के लिए अब आपको 0-1 में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में कंप्यूटर की हर क्रिया के लिए इंग्लिश के छोटे छोटे कोड होते थे, जिन कोड को हमने क्या कहा था, निमोनिक्स। और इन निमोनिक्स का यूज़ करके हमारी प्रोग्रामिंग होने लगी, आसान हो गया। जैसे घटाने के लिए SUB लिख दिया हमने, गुणा करने के लिए MUL लिख दिया हमने, डिवाइड करना होता था तो DIV लिखते थे, डेटा को मूव कराना होता था MOV लिखते थे, कॉपी कराना होता था CPY लिखते थे। तो आप खुद बताइए, ये कहीं मूव लिखा है? ये एक नॉर्मल इंग्लिश थोड़े है, ये कोडेड अंग्रेजी है। आप खुद देखिए, ये कहीं कॉपी लिखा हुआ है? ये एक नॉर्मल इंग्लिश नहीं है, ये इंग्लिश के कोड है, और उन्हें ऐसे ही रटना पड़ेगा और ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अच्छा, तो हमने आपको बताया असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश के छोटे छोटे कोड बना दिए गए, जिनका यूज़ करके हम निर्देश देने लगे। और रही बात वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ अभी भी हमें बाइनरी में ही देना है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें कंबाइन हैं, बाइनरी नंबर्स प्लस इंग्लिश के छोटे छोटे कोड, इन दोनों को मिलाया गया। इसलिए इस भाषा को हमने क्या कहा था कि ये असेंबली लैंग्वेज है। अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। देखिए, कंप्यूटर हमारा इसको समझता है, मशीन की भाषा 0-1 को तो वो समझता है, लेकिन कंप्यूटर अंग्रेजी का जाने, तो इन कोड पे तो कंप्यूटर अननोन एरर देगा। तो इस कोड को 0-1 में ट्रांसलेट होना होगा, तभी तो कंप्यूटर जान पाएगा। तो असेंबली लैंग्वेज अगर हम यूज करते हैं तो इसके साथ इसका एक ट्रांसलेटर डलाते हैं, जिस ट्रांसलेटर का नाम होता है असेंबलर, जिस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। तो आज भी अगर आपको असेंबली लैंग्वेज लिखनी है तो आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कौन सा डलाना पड़ेगा? असेंबलर। आप इंग्लिश में, अंग्रेजी में या बाइनरी नंबर या निमोनिक्स का यूज करके जब असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो ये जो असेंबलर होगा ये इस अंग्रेजी वाले कोडों को 0-1 में कन्वर्ट कर देगा, तब आपका कंप्यूटर समझ जाएगा और इसको प्रोसेस कर पाएगा।
तो मशीन लैंग्वेज में बाइनरी नंबर देना है, क्रियाओं को इंग्लिश के कोड में लिखना है, जिन इंग्लिश कोड को हम निमोनिक्स कहते हैं। अब बाइनरी कोड को तो हमारा कंप्यूटर समझ जाता है, निमोनिक्स को समझ नहीं पाएगा, इसलिए हम अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर डलाते हैं असेंबलर, जिसका काम होगा कि इन इंग्लिश के कोड को कन्वर्ट कर देगा 0 और 1 में, तब कंप्यूटर समझ पाएगा, उसको प्रोसेस कर पाएगा। तो इसको हम अगर लिखवाएं तो आप लोग लिख लीजिए, इस भाषा में सम इंग्लिश कोड्स were introduced to give instructions to computer। और लिखिए these codes were called MNEMONICS, निमोनिक्स कहते हैं। और आगे लिख लीजिए असेंबलर was language translator used to convert mnemonics into machine codes 0 and 1। अब आप लोग इसको भी बोर्ड से कॉपी कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक आपको बताते हैं। अच्छा देखिए, दो भाषाएं हमने देखी, मशीन लैंग्वेज देखा और असेंबली देखा। अब देखिए, जब हम कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में पहुंचे तब भाषा का आविष्कार हो गया था हाई लेवल। थोड़ा सा आपको बताएं, हम कंप्यूटर में भाषाओं की दो कैटेगरी हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। देखिए, लो लेवल का मतलब 0-1, जब यूजर को खुद 0-1 लिखना पड़ेगा, इसका मतलब वो लो लेवल पे काम कर रहा है। तो आपने देखा है, जब हम लोग मशीन लैंग्वेज यूज कर रहे थे तो हम सब 0-1 में ही लिख रहे थे। अच्छा, जब असेंबली लैंग्वेज आई तो भले ही अंग्रेजी के कोड मिले हमें, बट हमें वैल्यूज तो अभी भी 0-1 में ही देनी होती थी। तो आपका ये जो मशीन लैंग्वेज है और आपका ये जो असेंबली लैंग्वेज है, ये दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? लो लेवल में आते हैं, क्योंकि यूजर को 0-1 लिखना होता है। अब आसान हो गया, क्योंकि अब हम पहुंच गए कंप्यूटर की किस भाषा में? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल मतलब अब हमें नहीं लिखना है 0-1, यहां पे आप अपने नंबर दीजिए, जो आप डेसिमल नंबर लिखते हो ना 0 to 9 वाला, वही आप लिखिए, इसमें समझ जाएगा कंप्यूटर, आप लिख सकते हो। और रही बात कोड की, तो कोड वोड नहीं है, अब आप नेचुरल इंग्लिश लिखिए, नॉर्मल इंग्लिश लिखिए, जो आप बोलने चालने लिखने में यूज करते हैं। मतलब ये यूजर फ्रेंडली है, ये आपकी भाषा है, आप अंग्रेजी में जैसे आप कुछ करते हैं ऐसे ही आप इसमें लिखिए। हाँ, बस थोड़े से रूल्स हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं रूल्स उन्हें याद हो जाता है, वो रूल के तहत प्रोग्रामिंग कर देते हैं, बट यहाँ पे आपको कुछ ट्रांसलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी भाषा है। आप अंग्रेजी में लिखिए, नंबर भी अपने ही लिखिए, उसको ट्रांसलेट करना सब कंप्यूटर का हेडेक है, ठीक। तो अगर हम इसको लिखवाएं तो कहते हैं कि इन दिस लैंग्वेज नेचुरल इंग्लिश स्टेटमेंट्स were started to give instructions to the computer। आगे हम बताएं आपको, रही बात वैल्यूज की, तो वो दी जा रही है डेसिमल में। अब डेसिमल फॉर्म कौन सा होता है? 0 to 9 वाला नंबर होता है। तो कहते हैं ये बड़ा आसान है,
इसको कोई भी आसानी से सीख सकता है, जान सकता है, क्योंकि ये आपको अंग्रेजी में सीखना है, अंग्रेजी में लिखना है और नंबर भी आपका 0 to 9 होगा। अच्छा, अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये तो बिल्कुल कंप्यूटर की भाषा ही नहीं, दूर दूर तक कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है भाई। अंग्रेजी हम लिख रहे हैं, वो भी नेचुरल इंग्लिश लिख रहे हैं, और दूसरा नंबर भी आप 0 to 9 वाला यूज कर रहे हो, तो कुछ कंप्यूटर आपका जान नहीं पाएगा। तो यहाँ पे भी तो ट्रांसलेशन होगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज के साथ दो ट्रांसलेटर हैं, एक होता है बेटा कंपाइलर और एक दूसरा होता है इंटरप्रेटर। ये दोनों जो कंपाइलर हैं आर ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स, जो कि बदल देते हैं HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को इनटू, किसमें बदल देंगे, 0 and 1। तब आपका कंप्यूटर उसको समझ जाएगा, उसको प्रोसेस करेगा। तो कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज जब आई तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन बढ़ा, कंप्यूटर का यूज बढ़ा, स्कोप बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे आप फ्री हैं, मनचाहा प्रोग्रामिंग करिए, मनचाहा काम कराइए। देखिए, हमने जो असेंबली लैंग्वेज बताई थी उसमें लिमिटेड इंस्ट्रक्शन थे, उन्हीं को यूज करना है। तो तभी तो कंप्यूटर पहले लिमिटेड काम करता था। आज देखिए, आज आप बिंदास इंग्लिश में लिखिए, जो चाहे वो लिखिए, जो चाहे वो कराइए। तो जो कंप्यूटर का यूज बढ़ा है, एप्लीकेशंस बढ़े हैं, नए नए ऐप आए हैं, वो सब बनाना कब से आसान हुआ, जब से हाई लेवल लैंग्वेज आई। तो यहाँ से कंप्यूटर का स्कोप बढ़ा है, दुनिया भर में अलग अलग सेक्टरों में अलग अलग काम करने लगा कंप्यूटर जब से। कौन सी भाषा आ गई, थर्ड जनरेशन। अब आप इसको लिख लीजिए, फिर हम अगला आपको बताते हैं। अब अगला जो टॉपिक पढ़ा जाएगा वो है कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। जैसे अभी बात हुई कि हाई लेवल लैंग्वेज में दो ट्रांसलेटर हैं, एक कंपाइलर है और एक इंटरप्रेटर है। तो दोनों का काम तो एक ही है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट मारेंगे मशीन लैंग्वेज में, लेकिन दोनों में कुछ अंतर है और वो अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके CCC के एग्जाम में भी आता है और O लेवल के एग्जाम में तो लिखने को आता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो देखिए, बड़ा मोटा सा अंतर भी है दोनों में, आप लोग तुरंत समझ जाओगे। देखिए, मान लीजिए हमने 20 लाइन का प्रोग्राम लिखा और जिस भाषा में मैंने लिखा है, मान लीजिए उसमें कंपाइलर नाम का ट्रांसलेटर है, तो वो क्या करता है ना, 20 लाइन को इकट्ठे पढ़ता है एक बार में, एक साथ सारे प्रोग्राम को पढ़ेगा और एक बार में तुरंत ट्रांसलेट कर देगा। तो ये जो कंपाइलर होता है, ये पूरे सोर्स कोड को, आपके पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता है और एक साथ उसको 0-1 में ट्रांसलेट कर देता है। अच्छा, वहीं अगर ये होता, इंटरप्रेटर होता, तो वो पूरा प्रोग्राम नहीं पढ़ेगा, वो एक बार में एक लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर अगली लाइन पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा। यानी इंटरप्रेटर जो होता है वो एक एक लाइन एक एक बार में ट्रांसलेट करता है। तो पहला अंतर आपको दिखा होगा, वो क्या है कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड और ट्रांसलेट करता है, और वहीं इंटरप्रेटर जो होता है वो एक बार में एक लाइन रीड और ट्रांसलेट करता है। तो पहला अंतर आप ये लिख लीजिए कि इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट ए टाइम, और इसके बारे में लिख लीजिए इट ट्रांसलेट्स ओनली 1 लाइन एट ए टाइम। तो पहला अंतर तो ये है, और ये बड़ा मोटा सा अंतर है, ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए कि ये पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड ट्रांसलेट करता है, ये एक बार में एक लाइन रीड और ट्रांसलेट करता है। अच्छा, तो दूसरा अंतर आपको पता होना चाहिए, खुद आप गेस कर सकते हो कौन सा तेज होगा। तो जाहिर सी बात है ये तेज होगा और ये स्लो होगा। अच्छा, इसका जो प्रोग्राम है वो बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि एक साथ पूरे स्टेटमेंट को रीड करना है, ट्रांसलेट करना है, और इसका प्रोग्राम तो छोटा होगा। तो अगर मेमोरी में लोड करा जाए
तो मेमोरी रिक्वायरमेंट का भी डिफरेंस होगा, ये ज़्यादा जगह लेता है और ये कम जगह लेता है। तो तीसरा अंतर लिखेंगे आप, और इसमें लिखेंगे इट टेक्स लेस स्पेस इन मेमोरी। तो ये तीन अंतर बड़े मोटे से अंतर हैं, आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे बात करते हैं। देखिए जो अगली जनरेशन आई, यानी जब हम कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में पहुंचे, तब इसको हमने कहा कि DBMS। अगर इसका पूरा नाम बताएं तो ये होगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कंप्यूटर में डेटाबेस का मतलब रिकॉर्ड होता है, तो रिकॉर्ड पहले कंप्यूटर में भरना तो पड़ेगा। तो कहते हैं रिकॉर्ड भरना हो तो सबसे बढ़िया मीडियम है टेबल बनाइए आप, और टेबल में अलग अलग रिकॉर्ड भर दीजिए। जैसे अगर स्कूल का हो गया तो यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, स्टूडेंट का नाम लिख दिया, उसके फादर का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, क्लास, रोल नंबर, ये सारा आप टेबल में भरा जाएगा। आपका वोटर लिस्ट होता है तो उसमें वोटर का ID क्या है, उसका नाम क्या है, उसके फादर का नाम क्या है, उसकी एज क्या है, ऐसे भर देते हैं। देखिए रिकॉर्ड भरने का सबसे बढ़िया मीडियम टेबल होता है। क्यों? क्योंकि टेबल में अलग अलग रोज होती हैं, तो अलग अलग रो में अलग अलग रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड के मिक्स होने का कोई चांस नहीं होता। अच्छा, टेबल में जो डेटा भरे हैं उनमें अपडेट करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी को फिल्टर करना है। तो टेबल मैनिपुलेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए स्पेशल प्रकार की भाषाएं कौन सी? 4th जनरेशन। देखिए ये कब आई? जब कंप्यूटर आया बिजनेस में। तो जब कंप्यूटर बिजनेस में आया तो बिजनेस का जो बैकबोन होता है वो रिकॉर्ड होते हैं। बिजनेस कोई भी तभी बढ़िया से चलेगा जब उसका रिकॉर्ड मेंटेनेंस बढ़िया से हो, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस करने के लिए कॉमर्शियल जो भाषा यूज होती है वो DBMS है। पूरी दुनिया भर में इसको लोग इस्तेमाल करते हैं और रिकॉर्ड भरने के लिए। देखिए इसका और कोई काम नहीं है। जैसे आपको मैंने हाई लेवल लैंग्वेज बताई, वो मैंने बताया जनरल पर्पस है, कोई सा भी काम कर लेगी, लेकिन ये जनरल पर्पस नहीं है, ये स्पेशल पर्पस है, और ये सिर्फ वहीं पे काम करती है जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस करना होता है, बाकी इसका कोई काम नहीं होता है। तो इसके बारे में लिख लीजिए आप लोग कि इट इज ए स्पेशल पर्पस लैंग्वेज used to create and maintain database। अब डेटाबेस क्या होता है? आप लिख सकते हैं where records are stored in table। अब देखिए इसमें कई भाषाएं आई, जैसे शुरू में बनी DBase, फिर बीच में आई फॉक्स प्रो, और आज की जो इंडस्ट्री है ना वो डेटाबेस का काम SQL पे करते हैं। अगर पूछा जाए करंट ट्रेंड कौन सा है डेटाबेस का, तो आप लैंग्वेज कौन सी बताएंगे? SQL बताएंगे। इसको लोग SQL भी कहते हैं, तो आप चाहे SQL पढ़िए चाहे SQL पढ़िए, बात एक ही है। और अगर इसका फुल फॉर्म करा जाए तो ये होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये सारी भाषाएं सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम करती हैं और कोई दूसरा काम इनका नहीं होगा। तो पूरी 4th जनरेशन कंप्यूटर की जो थी वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेनेंस का ही काम करती है। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर हम 5th और लास्ट जनरेशन बताते हैं। देखिए हम लोग अब लास्ट जनरेशन पे आए हैं, जो कंप्यूटर की कौन सी है? 5th जनरेशन। इसी पे हम चल रहे हैं। इसमें कहते हैं ये AI की जनरेशन है, और AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि या दिमाग होता है। तो हम लोगों के पास जो इंटेलिजेंस है वो तो नेचुरल है, वो तो गॉड मेड है, ऊपर वाले ने दिया है हमें। कंप्यूटर में हमारे जैसा इंटेलिजेंस नहीं हो सकता है। उसमें जो इंटेलिजेंस आएगा
वो मानव निर्मित, मानव के द्वारा बनाया हुआ आएगा, इसीलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल। नेचुरल इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, हमने बताई होगी बात कि कंप्यूटर में क्या कमी है कि उसके पास कोई कॉमन सेंस नहीं होता है, कुछ अपना सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, हमारे निर्देशों पे काम करता है। सही निर्देश सही काम, गलत निर्देश गलत काम। तो कहते हैं कंप्यूटर में कुछ इंटेलिजेंस डाल दिया जाए जिससे कंप्यूटर खुद कोई निर्णय ले पाए, खुद कोई डिसीजन ले पाए। तो इसके लिए प्रोग्रामिंग से उसके अंदर इंटेलिजेंस डाला जा रहा है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लें। अगर आप कंप्यूटर में चेस खेलते हो तो आप तो चेस में चालें अपने इंटेलिजेंस से चलते हो। कंप्यूटर में कोई अपना इंटेलिजेंस है, वो तो इसी से चलता है। और देखिए कितना क्विक डिसीजन लेता है। आप चलने हो तो बड़ा टाइम लगा दो, फटफट चलता है ये। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया। ऐसे आप लोगों के मोबाइल्स हैं, तो मोबाइल के कैमरे में जाइए तो कहीं पे AI रहता है। AI मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। उस पर अगर आप कर दीजिए तो वो रोशनी, साउंड, ये सब कुछ अपने आप सेट कर लेता है। आपको उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना दिमाग लगा के सराउंडिंग के हिसाब से ऑटो एडजस्ट हो जाता है। तो कहते हैं कि अगर ये जनरेशन आ गई पूरी तरीके से, मतलब हम इसको पार कर गए, यानी हम कंप्यूटर की जब 6वीं पीढ़ी में पहुंचेंगे तो पक्का हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंस आ चुका होगा, क्योंकि दुनिया भर के हर साइंटिस्ट इसी पे काम कर रहे हैं। अब इधर की जो मूवीज आती हैं उनमें भी कुछ दिखाने लगे हैं धीरे धीरे कि रोबोट के फॉर्मेट भी कर दो फिर भी उसके अंदर फीलिंग रह रही है, सेंस रह रहा है। क्योंकि वो हो चाहे जो हो, सब जानते हैं कि पूरी दुनिया इसी पे काम कर रही है और इसी पे काम हो रहा है, तो पक्की बात है कि ये टेक्नोलॉजी आएगी ज़रूर। फिलहाल अभी इसी में हम हैं, इसी पे वर्क हो रहा है। तो कहते हैं रिसर्च इज ऑन टू डेवलप AI in computer so that it will be able to sense and make its own decision. तो इसको भी लिख लीजिए आप लोग। और ये टॉपिक छोटा सा था, कंप्यूटर की जनरेशन हार्डवेयर वाइज पढ़ाई मैंने कल, और ये था प्रोग्रामिंग के आधार पे, कंप्यूटर की भाषाओं के आधार पे कि पहले कौन सी जनरेशन की भाषा थी, फिर कौन सी चल रही थी और आज क्या चल रही है। तो हमें लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूज होते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे। आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए अगर समझ में आए तो, ना समझ में आए तो, जिससे हमें अपनी कमियाँ पता लगे और हम उसको अच्छे से रिमूव कर पाएँ। तो आप लोग वीडियो को देखते रहा करिए, कमेंट करा करिए, शेयर करा करिए, लाइक करा करिए, सब्सक्राइब करा करिए। थैंक यू।